नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवनागरी लिपि में सुधार एवं संशोधन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देवनागरी लिपि से संबंधित सभी प्रकरणों पर चर्चा की। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, नामकरण, वैज्ञानिकता, गुण, दोष आदि विषयों पर चर्चा करने के उपरांत अंतिम जो प्रकरण है आज का हमारा कि विभिन्न जो समितियां बनी या विभिन्न जो व्यक्तिगत प्रयास हुए या सरकार के द्वारा जो प्रयास हुए वो किस प्रकार से हुए, कैसे कैसे समितियां बनी, उन्होंने देवनागरी लिपि को स्थापित करने का प्रयास किया और विभिन्न संशोधन और सुधारों के बावजूद आज कुछ थोड़ी बहुत न्यूनताओं को छोड़ करके देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, एक स्थापित लिपि है और इस लिपि को संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, जिसमें हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि के संबंध में विभिन्न जो सुधार और संशोधन हुए हैं वो क्या क्या प्रयास हुए हैं। इस दृष्टि से देखें तो जो समय समय पर जो सुधार और संशोधन हुए हैं उनको हम देवनागरी लिपि का विकास कहते हैं। और सर्वप्रथम जो सुधार के जो प्रयास हुए हैं वो बम्बई राज्य में हुए हैं, वहाँ से संबंधित विद्वानों के द्वारा किए गए हैं। तो पहला जो प्रयास, जो सराहनीय प्रयास माना जाता है, वो बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया, जो एक सर्वप्रथम प्रयास है। उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने लिपि सुधार की योजना बनाई और लिपि में सुधार के कुछ प्रयास की। 20वीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी लिपि के सुधार की आवश्यकता जताई और उन्होंने 1904 में अपने केसरी जो पत्र है उस केसरी पत्र में उन्होंने लगभग काट छाट करके 190 जो फॉन्ट थे उनको तैयार किया और अपने 1904 में इस पत्र में सुधार की चर्चा भी उन्होंने की और जिसको तिलक टाइप के नाम से जाना जाता है, तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि में सुधार और संशोधन के काफ़ी प्रयास किए, जिसमें काका कालेलकर ने एक ही बारहखड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि भी ए आ ई इस प्रकार से मात्राएं लगा करके और जो दीर्घ जो स्वर हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सुधार भ्रामक था। उसके बाद जो सबसे कारगर जो सुधार हुआ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि जो पंचम वर्ण हैं उनके स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे आपने देखते हैं कि पंच, कंबल, हिंदी, कंठ, गंगा, इस प्रत्येक जो शब्द है उसमें जो बीच के जो वर्ण है, जो व्यंजन रहित है, उसमें पंचमा अक्षर है, उसके स्थान पे हमने पंच में पै के ऊपर बिंदी लगा दी। तो सर्वत्र इसका प्रयोग और ये सुझाव बड़ा व्यवहारिक रहा और आज भी इसको देवनागरी लिपि में हम इसका प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव था उनका, इसको स्वीकार किया गया। श्रीनिवास दास जी ने सुझाव दिया कि लिपि में महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगा करके काम चलाया जाए। यानी कि जो पहला, तीसरी और पांचवी, यानी कि प्रत्येक जो वर्ग होता है, कैसे मैं तक का जो वर्ग है, उसमें पहली, तीसरी और पांचवी जो ध्वनि है वो अल्पप्राण है, दूसरी और चौथी महाप्राण है। यानी कि कै, ख, ग, घ, ड, इसमें कै, ग और घ ये अल्पप्राण है और ख और घ ये महाप्राण है। इसलिए उन्होंने कहा कि संख्या कम हो जाएगी, कोई चिन्ह लगा करके उससे काम चलाया जा सकता है। उसके बाद 5 अक्टूबर 1941 को ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति आयोजित की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने यानी कि छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने तथा जो प्र जिसको हम लिखते हैं पे और के संयुक्त रूप को
उसको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस प्रकार से लिखने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसको सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अगला प्रयास हुआ जो बड़ा इस सार्वभौमिक प्रयास है। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार की एक समिति का गठन किया, जिसने सुझाव दिया कि ए की बारखड़ी है वो भ्रामक है, उसका कोई औचित्य नहीं है, भ्रम पैदा करने वाली है। मात्राएं, जिन्होंने कहा कि ई की जो छोटी ई की मात्रा है उसको आगे लगा दिया जाए, उसमें कुछ अंक स्थान कुछ चिन्ह बना दिया जाए जिसे समझ में आए, उसके बारे में भी उन्होंने नकार दिया और कहा कि मात्राएं यथास्थान पर रहें। अनुस्वार और पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से काम चलाया जाए, बड़ा व्यवहारिक है। द्विविधि से लिखे जाने वाले अक्षरों में से निम्न को स्वीकार किया जाए, जो नीचे अपनी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, क्योंकि इनके दो रूप प्रचलित हैं, आज भी प्रचलित हैं। हमें आवश्यकता है कि जो निम्न रूप जो दिया गया है उसी को स्वीकार करके लिखा जाए। संयुक्त वर्णों में क्ष, त्रय, गे है को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। इन सारे जो छोटे मोटे जो सुझाव हैं उनके साथ थोड़े बहुत हेर फेर के साथ इनको स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1953 में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ई की जो मात्रा है वो व्यंजन से पूर्व लगाई जाए और ख, ध, भ, छ को क्रमशः ख, ध, भ और छ के रूप में लिखा जाए, द्विविधि से नहीं लिखा जाए। इसलिए लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे। यह एक प्रक्रिया अब तक भी चल रही है, पूर्ण रूप से मानकीकृत रूप स्थापित नहीं हो पाया है। और सुधार के जो प्रयास या संशोधन के जो प्रयास हैं वो विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है और वो निरंतर चलती ही रहती है। और इसी क्रम में देवनागरी लिपि के सुधार की जो हैं वो आज भी चल रही है। देवनागरी लिपि में अंग्रेजी के अ ध्वनि को भी स्वीकार कर लिया गया है और फारसी की क, ख, ग, ज, फ जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इन ध्वनियों को भी हमने स्वीकार किया है। जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, इनमें अ की ध्वनि का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के जो सुधार होते रहे, उससे देवनागरी लिपि और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनी और ये जो सुझाव और हैं वो उनकी वैज्ञानिकता के लिए सहायक भी सिद्ध हुए और सरकार ने इसकी ओर ध्यान भी दिया। इसलिए निरंतर देवनागरी लिपि अपने सुधार की ओर अग्रसर है और एक स्थापित लिपि के रूप में उसको स्वीकार हम कर चुके हैं, जो एक वैज्ञानिक लिपि है, अनेक विशेषताओं से युक्त है। थोड़ी बहुत न्यूनताएं हैं जिनको आने वाले समय में हम दूर कर लेंगे। धन्यवाद।